Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dixit. Today I am going to teach you mathematics of standard 9, chapter 6.1, 6.2 and some theorems. Okay. So let us start. Theorem number 6.7. Here given the sum of all the angles of a triangle is 180. हमें ये प्रूफ करना है कि एक मान लीजिए ट्रिएंगल है, ठीक है, उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है. हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं, बट वी हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री. ओके. तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे. जो हमारा लॉजिक था, फर्स्टली गिवन दैट. ओके. सो गिवन दैट में हमने मान लिया कि पी क्यू आर एक ट्रिएंगल. आप इसको ए बी सी, एम एन क्यू, एम एन एस कुछ भी मान सकते हो. इट्स ऑल अबाउट यू. ओके. सो ट्रिएंगल पी क्यू आर विथ एंगल्स 1, 2 एंड 3. मतलब कि हमने एक ट्रिएंगल माना है यहाँ पे. इसका एक एंगल 1 हो गया, एक एंगल 2 और एक एंगल 3 हो गया. ये गिवन डेट हो गया. नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, प्रूफ डेट या टू प्रूफ. ये देखिए रॉन्ग है. मैंने आपको बोला था ना, प्रूफ डेट लिखते हैं या फिर टू प्रूफ लिखते हैं. हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी 180 डिग्री. स्टेप्स आपको याद होगा. फर्स्टली गिवन डेट आप लगाओगे, फिर लिखोगे प्रूफ डेट, या फिर डेट नहीं लगाना आपको तो लिख लो टू प्रूफ. थर्ड स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन का. अगर हमें कंस्ट्रक्शन की नीड है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, नीड नहीं है तो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे. एक क्वेश्चन है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस में कंस्ट्रक्शन करना है. तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा. आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि हमें कंस्ट्रक्शन करना है या नहीं करना है. ओके. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की हमें नीड है. हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि क्यू आर के पैरेलल एक लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर लेंगे. क्यू आर के पैरेलल एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे. तो ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू पी पैरेलल टू क्यू आर. ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया. अब आइए प्रूफ करते हैं. देखिए कितना सिंपल और कितना ईजी है. आप देखिए एक के लाइन पैरेलल हो गया और एक के लाइन पैरेलल हो गया. ठीक है. ये ट्रांसवर्सल एक कट किया है. तो यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होगा. कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आपको पता था, यही था कॉन्सेप्ट. एक एंगल यहाँ का है और एक यहाँ का है या नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर. फिर ए एंगल यानी कि आपका एंगल 5 देखिए, और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा. देखिए यहाँ पे एंगल ए वाला और ए वाला, यही है ना कॉन्सेप्ट. यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट बन रहा है आपका, एक ए एंगल और ए एंगल. ठीक है. देखिए ए और ए यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ए भी आपस में इक्वल हो गए. दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो वहीं यहाँ पे दिया गया है कि आपका एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है. यहाँ पे देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड यार एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब जरा आगे देखते हैं. एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी 180 डिग्री होगा. ब्रैकेट में क्या डालोगे, लीनियर पेयर. और एलपी नहीं लिखना है, लीनियर पेयर पूरा लिखो. मैं यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप भी एलपी लिखना स्टार्ट कर दो. अब देखिए हम एंगल 1 को एंगल 1 रहने देंगे. एंगल 4 के बदले में क्या हम एंगल 2 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं. और एंगल 5 के बदले में क्या हम एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल है. ये आ गया 180 डिग्री. हम यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया. कितना ईजी था. देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लीनियर पेयर, और हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हमारा प्रूफ हो गया. ठीक है. तो इस तरह से हम बहुत ही ईजी वे में इसको सॉल्व कर लिया हमने. अब नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 6.8. इफ़ a side of a triangle is produced, then the exterior angle so form is equal to the sum of the two interior opposite angles. और इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखा है. आप पीछे की वीडियोस में याद करो तो मैं आपको इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व कराया था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे. यही बोल रहा है कि अगर किसी ट्रिएंगल में, याद कीजिए मैं बताया था, अगर उसके किसी एक साइड को प्रोड्यूस करें तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसका सम जो है दो एंगल्स के इक्वल होंगे, बट अपोजिट. ये एंगल नहीं लेंगे, पता है ना. अगर मान लीजिए एंगल 1 है, ए 2 है, ए 3 और एंगल 4 है, तो एंगल 4 बराबर आपका हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2. आपको याद होगा, मैं रिकॉल करवा दिया एक बार. अगर आप इसको ऐसे प्रोड्यूस करते हो, मान लीजिए एंगल 1 है, 2 है और ए 3 है, और एंगल 4 बनाते हैं, एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नहीं लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा. ठीक है. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. अपोजिट लेते हैं, इसको छोड़ देंगे, बाकी के ले लेते हैं. हमें प्रूफ यही करना है. तो गिवन दैट पी क्यू आर इज ए ट्रिएंगल, क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस. हमने क्यू आर को पॉइंट एस तक प्रोड्यूस कर लिया है. वेयर पी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल, पी आर एस यानी इसको हमने एंगल 4 मान लिया, एक एक्सटीरियर एंगल है. प्रूफ देखिए, टू प्रूफ लिखा है ना यहाँ पे, तो आप टू प्रूफ लिखिए या प्रूफ डेट लिखिए. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा. हमको यही प्रूफ करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा. बिकॉज इसको तो लेंगे नहीं, मैंने अभी आपको समझाया. तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं. ये भी बहुत ईजी है. देखिए आपको क्या है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है.
तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 लीनियर पेयर हो गया। एंड वी नो दैट 1 2 3 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल होगा। चलिए अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 है, ठीक है, और 1 2 3 इक्वल टू 180 है। मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो आर एच एस इक्वल है दोनों का, तो एल एच एस इक्वल हो जाएगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। अब देखिए एंगल 3 से एंगल 3 मर गया यानी कैंसिल हो गया। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वी हैव प्रूव्ड। हमें ये प्रूफ भी करना था, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल 1 2 3, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर लिया। तो ये था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपके चैप्टर 6 में जितने भी थ्योरम्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब आपको याद होगा कि चैप्टर 6.1 में 2 में सॉरी हमारे एक क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको अभी सॉल्व करेंगे हम, और उसके बाद चैप्टर 6.3 के 2 क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ी सी फिजिक्स के दुनिया में लेके चलता हूँ। और आपको एक बात आप ना माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगर आपको मैथ आता है, अगर आप मैथ बनाना सीख गए तो आप फिजिक्स पढ़ पाओगे। बिकॉज अभी आप 9th में हो, ईजी लग रहा है, 10th में ईजी लगेगा। जैसे आप 11th और 12th में जाओगे तो आपको ना मैथ और फिजिक्स दोनों सिर्फ कैलकुलेशन है, यानी मैथ में तो कैलकुलेशन है ही, आपको फिजिक्स में भी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही मिलने वाला है। तो इसलिए आप मैथ को ज़्यादा फोकस करो। और फिजिक्स और मैथ आप मान लो ना, फिजिक्स किंग है और मैथ क्वीन है, यानी आप मैथ सीखो तो आपको फिजिक्स आएगा। और फिजिक्स इज मोर टफ दैन मैथ्स। फिजिक्स जो है ना मैथ से ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि आप अभी लोअर क्लासेस में हो तो आपको पता नहीं चल पा रहा है, बट ये ना कहीं इंटर रिलेट है एक दूसरे की। मैथ और फिजिक्स ये दोनों किंग हैं, तो इनको आप ज़्यादा फोकस करो। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक फिजिक्स का थ्योरम बताता हूँ। थ्योरम नहीं, एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने स्टैंडर्ड रेट में एक टॉपिक किया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किया होगा स्टैंडर्ड रेट की साइंस में, कि यह एक सरफेस होता है, ठीक है। यह कौन सा सरफेस है? ओपेक सरफेस। ये हमने सेक्शनिंग कर दी, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सेक्शनिंग और हैचिंग, SECTIONING सेक्शनिंग, या इसी को हम बोलते हैं हैचिंग, HATCHING हैचिंग, ठीक है। आपने कर दिया, ठीक है। अब जब लाइट आता है, देखिए इंसिडेंट रे, इस पर जब फॉल होगा तो वह रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जाता है, और बीच में हम एक नॉर्मल डालते थे। आपने 8 के फिजिक्स में आई थिंक ये कर रखा होगा। तो इसको बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों इक्वल होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आपने किया होगा। हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं अभी इस मैथ में, कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसको याद कीजिए, पीछे की क्लासेस में आपने किया होगा। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड रूल नंबर 2 दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो बस आपको याद करना है कि यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसी से मैं आपको यहाँ पे कुछ इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस मैथ को सॉल्व कराऊंगा। और ये तभी पॉसिबल है रिफ्लेक्शन जब मिरर हो, यानी मिरर ओपेक होता है, यानी ओपेक मीन्स जिसके हम आर पार नहीं देख सकें। आप मिरर्स के पीछे नहीं देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे ना सेक्शनिंग किया जाता है ऐसे। तो हम थ्योरी पे करते हैं, बट प्रैक्टिकली उसके पीछे लेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड को लगा दिया जाता है। तो हमारे जो घर में जो मिरर होते हैं उसमें लेड ऑक्साइड होता है, PBO, सिंदूर जिसको बोलते हैं, ठीक है, PBO लेड ऑक्साइड, सिंदूर जो टीका करते हो रहते हैं उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसी PBO से हम लोग मिरर के पीछे ऐसे, इसको हिंदी में कलाई करना बोलते हैं, ताकि मिरर ओपेक हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। हियर गिवन क्वेश्चन नंबर 6 दैट 1 मिनट स्टे, सॉरी, यस, इन फिगर PQ एंड RS, देखिए PQ एंड RS आर 2 मिरर्स। मिरर है, देखिए मिरर है तो देखिए यहाँ पे सेक्शनिंग कर रखा है इन्होंने ऊपर, ताकि ये ओपेक हो जाए, ठीक है। आर 2 मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, इन दोनों को हम एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किए हैं, ठीक है। एन इंसिडेंट रे AB, एक इंसिडेंट रे AB है, देखिए AB इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर PQ, मिरर PQ पे स्ट्राइक किया। अब जब स्ट्राइक किया तो PQ पे जब स्ट्राइक किया तो इधर रिफ्लेक्ट होगा, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एक कंप्लीट पाथ बन चुका है क्वेश्चन में। देखिए इट मीन्स PQ एट B, देन रिफ्लेक्टेड रेस, सॉरी, एन इंसिडेंट रे B स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, यहाँ पे द रिफ्लेक्टेड रे
मूव्स along द पाथ BC, रिफ्लेक्टेड रे BC के थ्रू यहाँ पे आया एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड देन रिफ्लेक्ट टू CD, ठीक है। प्रूव डेट AB पैरेलल CD, हमें ना AB इसको और इस CD को पैरेलल प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि यह और यह आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन, ठीक है। कौन से दोनों लाइन, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दूं, AB और CD को पैरेलल प्रूफ करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर टेस्ट ऑल्सो। एंड वन मैटर हैविंग सेड दैट, हाँ, इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर our school will conduct a test, okay, and on the basis of this test you will be promoted for higher classes for standard 10. So prepare for your test and test will be taken for each and every subjects. इसका मतलब आपको मैथ्स, साइंस, SST, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, आप जो इसमें से करते हो, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश, इनका सबको आपको टेस्ट देना है। आई थिंक 100 मार्क्स के आपके टेस्ट होंगे MCQ पैटर्न पे, और इसी टेस्ट के बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलेगी। आपको टेस्ट मिस नहीं करना है। तो आप टेस्ट तभी ज्वाइन कर पाओगे जब आप स्टडी करोगे और होमवर्क्स को सेंड करोगे। तो देखते हैं ज़रा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। एट पॉइंट बी ड्रॉ, मतलब सीधे कंस्ट्रक्शन पे आ गया है, आपको ऐसे नहीं बनाना। पहले आप लिखोगे गिवन डेट, आपका होमवर्क में पहले होना चाहिए गिवन डेट। गिवन डेट क्या होगा, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, PQ एंड RS आर टू पैरेलल मिरर्स, बस इतना लिख लोगे आप, PQ एंड RS आर टू पैरेलल मिरर्स। तब नेक्स्ट स्टेप लिखोगे प्रूव डेट क्या AB पैरेलल CD, तब थर्ड स्टेप लिखोगे कंस्ट्रक्शन, और तब यहाँ से शुरू होना आपको, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या आपको, एट पॉइंट बी ड्रॉ BE परपेंडिकुलर PQ, देखिए आ गया ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन A, और यहाँ से आप A परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे इसको एंगल 1 माना आपने, इसको एंगल 2 माना आपने, इसको आपने माना एंगल 3 और इसको आपने माना एंगल 4। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। मैंने अभी आपको उसको बता के लाया। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बस सीधे आप डाल दीजिए, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक क्वेश्चन 1 था और एक क्वेश्चन 2 हो गया। अब आगे निकलते हैं, देखिए ज़रा। अच्छा अब बताइए क्या एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल नहीं है? देखिए तो एंगल 2 और 3 इक्वल है या नहीं? यहाँ पे देखिए एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 3 है, दोनों आपस में इक्वल है। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखिए ध्यान से, ऐसा कुछ सिचुएशन बना यहाँ पे, एक ए वाला है और एक ए वाला है, देन दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर आपको डाल देना है, ठीक है। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को अगर हम केयर करें तो देखिए हमने कहा कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, समझिए, फिर कहा कि 3 बराबर 4 है, फिर हमने कहा कि 2 बराबर 3 है। इसका मतलब कुछ लॉजिक निकल के आने वाला है क्या, तो इसको देखते हैं। यहाँ से आप देखिएगा ज़रा, अगर हम इनको ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और यहाँ पर आपका 3 4, ये दोनों ने इक्वल कर रखा आपने, तो अगर इनको ऐड करें तो ये रिजल्ट निकल के आता है एक बार, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 4। ये आया कहाँ से, इसको देखते हैं। देखिए एंगल 1 एंगल 2 है, अगर इसको ऐड करेंगे हम, देखिए एंगल 1 इधर एंगल 3 ऐड होगा ना, एंगल 1 एंगल 3 LHS RHS में ऐड होंगे, LHS LHS में एंगल 2 और इधर क्या रहा आपका एंगल 4, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। देखिए मतलब मैं इसको साफ साफ लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप करोगे एंगल 1, ठीक है, ए वाला, प्लस एंगल 3, ठीक है, और इसको करोगे एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 कर सकते हो। RHS को RHS में आपने ऐड कर लिया। अब आपने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ज़रा केयरफुली देखिए, यानी एंगल 1 के बराबर क्या आ रहा है, एंगल 2। अच्छा इसको अगर हम कट करें, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, सॉल्व नहीं, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको। तो एंगल 1 और एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दोनों इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2। अच्छा एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है। अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि अगर हम दो इक्वल चीज़ों को इक्वेट करेंगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा, यानी जो रिजल्ट होगा ना, वो 0 आएगा, बिकॉज दोनों सेम है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम PDF का देखते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 एंगल 1 और 2 एंगल 4 आ रहा है, कैसे आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, यहाँ पे आपका इक्वेशन रहा A, इक्वेशन 2 रहा A और इक्वेशन 3 रहा A। इनको जब आप सॉल्व करोगे कैसे, देखिएगा यहाँ पे रुक जाइए, एंगल 3 है, फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ये बताना, बिकॉज हमने ये बोला आपको कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, यहाँ पे देखो, फिर एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। तो यहाँ से क्या एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज 3 और 2 इक्वल है,
देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, इसको समझना जरूरी है आपको। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो क्या हम एंगल 1 बराबर एंगल 4 बोल सकते हैं? क्यों? बिकॉज एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल 1 बराबर एंगल 4 आ गया। ठीक है, अब इसको हम 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 4 लिख सकते हैं। क्यों? हम दोनों तरफ सेम चीज़ों को तो ऐड या सेपरेट कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। तो इसको हम एंगल 1, अब एंगल 1 के बदले में एंगल 2 क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और एंगल 4 के बदले में एंगल 3 लिखेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब समझिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? ये पूरा एंगल हो गया, ये वाला। आपको डायग्राम में देखा जाए तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? बी सी डी। देखिए डायग्राम में आप, तो दैट इज बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। 3 और 4 मिलके ए बी सी हो जा रहे हैं। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल है क्या? ये बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए ये होल एंगल, यहाँ पे ये वाला आपका होल एंगल और ये होल एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो गया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो आपका लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो इसलिए आपका ए बी और सी डी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, जो कि हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अच्छा जो मैं एक कॉन्सेप्ट बोला उसका यूज़ करते हैं एक बार जरा, शॉर्टकट है वो। हमने बोला कि दो बराबर चीज़ों को इक्वेट करेंगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा, तो यानी कि हमने ये बोल दिया कि ए और ए इक्वल है और फिर ये सभी आपस में इक्वल हैं, तो इस वजह से हम डायरेक्ट इक्वेशन प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, इक्वालिटी प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड EQUALITY, इक्वालिटी प्रॉपर्टी। आपको हायर क्लासेस में पढ़ना और प्रूफ करना है, बट इनसे भी आप प्रूफ कर सकते हो। सीधे लिखोगे जैसे मैं इक्वेट किया था और ब्रैकेट में इक्वालिटी प्रॉपर्टी डाल करके और आप इनको पैरेलल प्रूफ कर दोगे, बट उतना एडवांस में आपको नहीं जाना है, अभी आप नॉर्मली जो मैं बताया उसको सॉल्व करोगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है, देखते हैं। इन द फिगर, यानी कि आपको जो चित्र दिया है, साइड की क्यू पी एंड आर क्यू, जो आपकी साइड क्यू पी और आर क्यू है ऑफ ट्रिएंगल पी क्यू आर, यानी ये ट्रिएंगल पी क्यू आर है। देखिए पी क्यू आर, इसकी साइड्स क्यू पी, ए रहा क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया है और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, प्रोड्यूस मीन्स बढ़ाना। अब एस पी आर 135 डिग्री गिवन है आपको क्वेश्चन में, हियर एस पी आर, ए एंगल 135 है और ए वाला एंगल जो है 110 डिग्री गिवन है। हमको पी आर क्यू निकालना है, पी आर क्यू ए एंगल निकालना है। अच्छा अब कैसे निकालोगे? अच्छा देखिए कितना इजी हो गया ना, आप अगर आपको मैं अभी तक जितना कॉन्सेप्ट दिया इसको यूज़ करो तो देखो कितना इजी बन जाएगा। यह लीनियर पेयर है, देखिए ध्यान से, तो ये अगर 110 है तो ये वाला 70 हो जाएगा। अच्छा ये 135 ये भी लीनियर पेयर है, तो इसको अगर आप घटाते हो 180 में से 135, 180 में से 135 तो कितना निकल के आ जाएगा? देखिए दैट इज़ 45 आ जाएगा, यानी ये वाला आ गया 45। अब देखिए एक ट्रिएंगल में ये आ गया 45, ये आ गया 70, तो क्या ये नहीं निकलेगा? 180 से सेपरेट कर दोगे तो, बिकॉज ट्रिएंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपने दो एंगल को तो निकाल ही दिया, पी और क्यू को, तो आर भी निकल जाएगा। तो सेम प्रॉपर्टी को यूज़ करके यहाँ पर सॉल्व हुआ। देखिए आपका पी की बार आ गया 70 डिग्री लीनियर पेयर के थ्रू और एक आ गया आपको 45 डिग्री। अब इन ट्रिएंगल पी क्यू आर, इन तीनों एंगल का सम 180, एक एंगल जो मिसिंग है यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो कितना इजी वे में सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे गिवन है इन द फिगर एंगल एक्स 62 डिग्री, ये एंगल एक्स, इसको दिया है 62, एक्स वाई जेड 54, ये वाला पूरा एंगल 54 गिवन है। ठीक है, एक्स वाई जेड, इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर, ओ हो बाइसेक्टर, आपको याद होगा मैं बाइसेक्टर का मतलब बोला क्या था, बाइसेक्ट यानी टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट के मतलब क्या होते हैं? टू इक्वल पार्ट्स, और ट्राइसेक्ट के मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन इजी कितना बन गया, जैसे बाइसेक्ट लगाया क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, इसने दे रखा कि जो वाई और ओजेड है इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रखा इन्होंने, बस और कुछ नहीं बोल रहा है कि इन्होंने। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड मतलब बाइसेक्ट किया रेस्पेक्टिवली, फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ओ जेड वाई ये एंगल निकालना हमें और वाई ओ जेड यानी ये एंगल, यानी हमें दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। आप बताइए एक बड़ा ट्रायंगल जो एक्स वाई जेड आपको दिख रहा है, इसमें यह 62 गिवन है, चलिए, और यह 54 गिवन है, तो क्या आप पूरा एंगल जेड निकाल सकते हो 180 से सब्ट्रैक्ट करके? याद कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इट मीन्स एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री।
हियर एंगल एक्स गिवन दैट इज 62, एंगल वाई गिवन दैट इज 54, तो एंगल जेड आप यहाँ से निकाल सकते हो इजी वे में। 180 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एंगल जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा एंगल जेड आपका? 64 आ गया। एंगल फोर ऑफ जेड कितना आ गया? एक्स जेड वाई डेट इज 64, समझिए। अब एंगल जेड 64 आ गया, ये पूरा एंगल यानी 64 आ गया, लेकिन हमें इसमें से निकालना है इस एंगल को, हमें निकालना है सिर्फ इस वाले एंगल को, इस मतलब ओ जेड वाई, इस एंगल को, इधर इस वाले एंगल को, हाफ वाले को, ठीक है। तो आपको अभी बताया गया कि ओ जेड बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल जेड को ना बाइसेक्ट कर रखा है इन्होंने, इस लाइन ओ जेड ने बाइसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट्स। तो अगर ये 64 है तो ये 32 नहीं हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट है। पूरा एंगल जेड आपका 64 है, तो ये हाफ इसका कितना हो जाएगा? 32। तो एंगल ओ जेड वाई आपका निकल के आ गया, डेट इज 32 डिग्री, ये निकल के आ गया। चलिए अब देखते हैं जरा हमें इस एंगल को भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, तो यहाँ से आपका ए वाला आ गया 32 और ये पूरा वाई 54 है, बट ये बाइसेक्ट किया है, यानी ए वाला हो जाएगा 27, बिकॉज बाइसेक्ट किया है तो 27 हो जाएगा। अब आप इस छोटा ट्रायंगल में देखिए ओ वाई जेड में ये दोनों आपको फाइंड आउट हो गया, तो 180 से सब्ट्रैक्ट करके हम तीसरा भी निकाल सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया, देख लीजिए। ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री, वाई जेड, ओ वाई जेड यानी ए वाला एंगल, ए वाला ओ वाई जेड, देखिए ए वाला, 1 मिनट स्टे, ओ वाई जेड, इस एंगल को इसने निकाल लिया, डेट इज 27 डिग्री। अब ट्रायंगल ओ वाई जेड में इसने वर्क कर लिया है। इन देखिए तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये 27 और 32 वाई यू जेड में फाइंड आउट करना है, वाई यू जेड, तो 180 से इसको करके हमने आंसर ला लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। आज का एक होमवर्क है आपके लिए, मैं एक ट्रायंगल दे रहा हूँ आपको, इसमें के बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करके बताना है, ये होमवर्क है। और होमवर्क को आप अलग से कॉपी पे बना के सेंड करोगे। एक ये ट्रायंगल है, देखो, बस आपको बताना है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है। हम इस साइड को प्रोड्यूस किए है एंगल 4 मान लो, ठीक है। तो एंगल 4 बराबर क्या होगा? ये 1 है, 2 है, 3 है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के यूज़ करके आपको बताना है कि एंगल 4 बराबर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और आप होमवर्क को 9 PM से पहले सेंड किया करो। आप लोग बच्चे नहीं हो कि मैं बार बार एक स्टेटमेंट दे करके आपको ट्रीट करूँ, मतलब बहुत अजीब फील होता है आपको बार बार ट्रीट करने में। आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, खुद के लिए ईमानदार बनो, अपनी एटीट्यूड को हाई करो, पॉजिटिव करो एटीट्यूड को। एटीट्यूड पॉजिटिव कब होगा? जब आप अपना वर्क अच्छे से करोगे। आप इतना अपने आप को बना लो कि आपको कोई डांट नहीं सके, यानी आप अपने वर्क पे इतने अच्छे से रहो कि कोई आपको डांटने से पहले 20 बार सोचे। अगर आप अपने वर्क को कंप्लीट रखोगे तो मैं भी नहीं बोलूँगा, आपके पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे, अदर टीचर्स भी नहीं बोलेंगे। तो आप बिना बोले वर्क को टाइमली सेंड करने की कोशिश कीजिए। डाउट्स पूछने के लिए आप फ्री हो, बट आपके डाउट्स डिफरेंट कैटेगरी के होने चाहिए, सेम डाउट डेली नहीं, ठीक है। थैंक्स।